हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉरी कि रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक महान साहित्यकार, दार्शनिक, तत्वज्ञानी, गीतकार, संगीतकार, चित्रकार, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, शिक्षा शास्त्री, या हम कहें कि वे मानवतावादी और अंतर्राष्ट्रीयवाद के समर्थक, ये सभी गुण उनमें विद्यमान थे। इसीलिए उनको मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है के नाम से जाना जाता है। और इसी कारण गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि से विभूषित किया, और टैगोर ने भी गांधी जी को है वो महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। टैगोर ने जो बंगला साहित्य है उसके माध्यम से भारत की जो सांस्कृतिक चेतना है उसको जगाने का है वो कार्य किया। और जिस प्रकार हम जानते हैं कि विवेकानंद जी ने भारत के जो एक तरह से जो अध्यात्म विचारधारा है उसको पाश्चात्य देशों से परिचित करवाया, उसी प्रकार जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने भारतीय संस्कृति को है वो पाश्चात्य देशों से परिचित कराने का वो कार्य किया। तो हम इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी को हम भारतीय संस्कृति के जो राजदूत है वो कह सकते हैं। ये भारतीय संस्कृति के राजदूत थे, और इन्होंने जो 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 साहित्य की ऐसी कोई भी विधा नहीं थी जिस पर इन्होंने लेखनी नहीं चलाई। ये एक डायनेमिक पर्सनैलिटी थे, और एक तरह से इनका जो जन्म है वो एक समृद्ध प्रांत के अंदर एक समृद्ध परिवार के अंदर हुआ। और इनके जो 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 उनका जो व्यक्तित्व के विकास में इनके पारिवारिक पर जो परिवेश है उसका काफ़ी असर पड़ा। और जैसा कि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि इन्हें 1913 के अंदर है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है जिसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है वो उन्हें साहित्य के क्षेत्र में अपने जो प्रमुख रचना गीतांजलि पर मिला। ये प्रथम एशियाई और प्रथम गैर यूरोपियन थे जिनको ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, इनको 2 देशों की राष्ट्रगान की रचना का श्रेय भी प्राप्त है। इनकी 2 रचनाएं हैं, जनगण मन, जिसमें जो भारतीय जो हमने राष्ट्रगान के रूप में जनगण को स्वीकार किया है। वहीं बांग्लादेश ने इनकी एक रचना है अमार सोनार बंगला, उसको उन्होंने राष्ट्रगान के रूप के अंदर वो स्वीकार किया। तो उनकी एक प्रथम कवि है जिनकी 2 रचनाएं हैं वो किसी देश की जो 2 देशों की राष्ट्रगान है। तो इनका जो जन्म है, इन महान विभूति का जन्म है, जैसे मैंने बताया कि एक बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत के अंदर एक समृद्ध परिवार के अंदर हुआ। 7 मई 1761 को कलकत्ता में हुआ। और इनके जो पिता थे वो देवेंद्रनाथ ठाकुर थे, जो आप जानते हैं कि जो ब्रह्म समाज का जो विकास करने का श्रेय है वो देवेंद्रनाथ ठाकुर का, जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और किस प्रकार उनको देवेंद्रनाथ ठाकुर को उपनिषदों के अंदर गहरी आस्था थी, और वो एक तरह से ईसाई धर्म और जो कर्मकांडों को ब्रह्म समाज से बचाना चाहते थे, और उपनिषदों के आधार पर ब्रह्म समाज का संचालन करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो ब्रह्म समाज स्थापित किया वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया, क्योंकि बाद में ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है। और केशव चंद्र सेन है जो कि पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित थे, उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली थी। तो ब्रह्म समाज से संबंधित है, इनके पिता थे, बड़े विद्वान थे, और उन्हीं के पुत्र थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो इनकी जो माता थी वो शारदा देवी थी, और उनकी पत्नी थी मृणाल देवी थी। हालांकि इनके पिता है वो उनको वकील बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वो इंग्लैंड भी गए इसलिए, और उनकी एक तरह से वकालत करने की इच्छा नहीं थी, और वो किस प्रकार है वो बिना डिग्री लिए ही वो वापस भारत आ जाते हैं। और इनकी शिक्षा दीक्षा है वो क्योंकि समृद्ध परिवार में थे इसलिए घर पे ही हुई। लेकिन जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनके विषय में कहा जाता है कि उनके जो राष्ट्रवाद और मानवतावाद के विषय के अंदर है वो काफ़ी चर्चाएं होती हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो एक मानवतावादी थे और राष्ट्रवादी भी थे, लेकिन वो मानवतावाद की कीमत पर है वो राष्ट्रवाद है के समर्थक वो नहीं थे। क्योंकि उन्होंने एक बार 1908 के अंदर कहा था कि देश प्रेम हमारा आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकता, मेरा आश्रय मानवता है और मैं
हीरे के दाम में गिलास नहीं खरीदूंगा, मैं जब तक जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देश प्रेम की जीत नहीं होने दूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि वो राष्ट्रवाद के समर्थक तो थे, लेकिन ऐसे संकीर्ण राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे, राजनीतिक राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे। उनका मानना था कि वो पाश्चात्य जो राष्ट्रवाद था, जो कि एक प्रकार से उस राष्ट्रवाद के कारण से राष्ट्रवाद का सहारा लेकर के उन्होंने किस प्रकार हिंसा और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद अफ्रीका और एशियाई देशों में किया और किस प्रकार राष्ट्रवाद के नाम पर कितना अत्याचार किया, उस प्रकार के राष्ट्रवाद के समर्थक है वो रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं थे। वो एक प्रकार से मानवतावाद के समर्थक थे और उनका कहना था कि मानवता की कीमत पर, इंसानियत की कीमत पर यदि राष्ट्रवाद के सहारा लेकर के है, यदि राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया तो ऐसे राष्ट्रवाद के वो समर्थक नहीं थे। उनकी राष्ट्रीयता इस बात से जगजाहिर होती है कि उन्होंने जब 1905 के अंदर बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया, संप्रदाय के आधार पर है, क्योंकि वो एक तरह से हिंदू मुस्लिम दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के समर्थक थे। 1905 में जब बंगाल विभाजन कर दिया धर्म के आधार पर, तो ऐसी स्थिति में जो स्वदेशी आंदोलन चला, उस स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ ही है वो एक जो रक्षाबंधन उत्सव के द्वारा, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चलाया, उसके द्वारा ही स्वदेशी आंदोलन का एक तरह से प्रारंभ हुआ, रक्षाबंधन दिवस के रूप के अंदर है। और किस प्रकार जैसे फिर किस प्रकार जनरल डायर ने अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड किया और किस प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूर्व किस प्रकार जो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, वो एक तरह से है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने है वो ये कहते हुए है वो एक प्रकार से उनको त्याग दिया कि इतना जो मानवता के इतिहास के अंदर है वह ऐसा पाशविक दमन चक्र है वो किसी भी सभ्य शासन के अंदर है वो हमें अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। और उन्होंने अपनी नाइटहेड की उपाधि है वो उसका परित्याग कर दिया। तो वो ये उनकी सबसे राष्ट्रवाद के सबसे बड़ा परिचायक है। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर है, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन अपनी सृजनात्मकता के कारण से है वो उन्होंने अपने जो साहित्य लेखन के द्वारा है, उन्होंने गीतों और संदेशों के माध्यम से है वो राष्ट्रवादियों को एक तरह से प्रेरणा प्रदान की, मोटिवेट किया और वो एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रवाद के बौद्धिक नेता बन गए। तो एक प्रकार से राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के अंदर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो एक प्रकार से भारतीय संस्कृति के राजदूत थे ही। भारतीय संस्कृति को पाश्चात्य देशों से उन्होंने अवगत करवाया और उनकी मान्यता थी कि भारत के जो आदर्श हैं वो जो अरण्यों में और ग्रामों के अंदर, ये जंगलों के अंदर, ग्रामों के अंदर है वो जो एक तरह से जो जीवन के श्रेष्ठतम आदर्शों का निरूपण हुआ है। इसलिए वो प्रकृति के उपासक थे और वो चाहते थे कि प्रकृति और मानव के बीच के अंदर एक स्वार्थपूर्ण संबंध होना चाहिए। प्रकृति से बहुत कुछ है वो सीखा जा सकता है। तो एक प्रकार से जो टैगोर का कहना था कि केवल पानी पर खड़े होकर के और उसे देख करके वो समुद्र पार नहीं किया जा सकता, इसे पार करने के लिए है वो कदम बढ़ाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो क्रम पे विश्वास करते थे और एक तरह से उसके लिए क्रम के अंदर वो आयु है वो कोई सीमा नहीं होती। और इसका उदाहरण ये कि 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्रकार बनने का वो जज्बा वो पाला और एक प्रसिद्ध चित्रकार भी वो बने। उन्होंने जो अपनी लेखनी चलाई, अपनी जो उसका लेखन की दिशा है वो उन्होंने बदल दी, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर से पहले जैसे जो साहित्य लिखा जाता था उसमें प्रेम को, रोमांस को, राजा रानी या एलीट क्लास के लोगों का इतिहास है, राजा महाराजाओं का इतिहास है, सामंतों का इतिहास है वो लिखा जाता था, युद्धों का इतिहास है, उनकी गौरव गाथा वो लिखी जाती थी। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने है वो एक तरह से लेखन की धारा बदल दी। उनका जो फोकस है वो सामान्य जनता पे था, जो वनरेबल सेशन थे, समाज के पिछड़े हुए थे, जो जिनको अस्पृश्य माना जाता था, गरीब थे, मजदूर थे, किसान थे, महिलाएं थी जिनको दोयम दर्जे का माना जाता था, उस पर उन्होंने लेखनी चलाई। और इनकी जो व्यक्तित्व है उसमें धर्म, कला और संस्कृति है उसका समन्वय हमें देखने को मिलता है। एक प्रकार से रविन्द्रनाथ जो टैगोर है उनका जो मानना था कि एक प्रकार से जो उन्होंने लेखन का पैटर्न बदल दिया और उन्होंने लोगों की सोचने की क्षमता वो बदल दी, एक तरह से जो सोचने का तरीका बदल दिया और उनको दुनिया का देखने का तरीका उन्होंने बदल दिया। और उनका मानना था कि आपको समस्या के बारे में विचार करना चाहिए, उसके समाधान पर विचार करना चाहिए। अर्थात उनकी जो लेखन है उसका आधार है वो मानवतावादी था, जो हर मनुष्य की जो समस्या है उसका समाधान, उसके जीवन को है वो ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकते, इस प्रकार के लेखन पर उन्होंने बल दिया। न कि राजा महाराजाओं का एलीट क्लास के विषय में लिखा जाए, ऐसा लेखन लिखा जाए जिससे कि आम लोगों का
जीवन है वो ज़्यादा बेहतर हो सके, उनको सुरक्षा प्राप्त हो सके, उनका सम्मानपूर्ण जीवन है उनको प्रदान किया जा सके। तो लेखन की धारा है वो एक प्रकार से उन्होंने बदल दी। और उनकी जो लेखन की कला है, जो जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने बचपन से ही है 8 वर्ष की उम्र में कविता लिखनी वो प्रारंभ कर दी थी एक प्रकार से। और 1911 के अंदर उन्होंने जनगण मन की है वो रचना की। और एक प्रकार जैसे आप जानते हैं कि 1910 है, उन्होंने गीतांजलि है वो बंगला भाषा में लिखी, जो 103 कविताओं का संग्रह है। जो एक तो भक्ति प्रधान गीति काव्य हम कह सकते हैं गीतांजलि को, जो भक्ति प्रधान है, ईश्वरीय प्रेम है से भरपूर है वो कविताएं का संग्रह है, जो 103 कविताएं हैं। और इन कविताओं का इनका जो अनुवाद है वो 1912 के अंदर है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने है वो सॉन्ग्स ऑफरिंग के नाम से किया। और 1913 के अंदर है इनकी जो प्रसिद्ध रचना गीतांजलि है, जो कि कलेक्शन ऑफ पोइम्स कहा जाता है, जो मूल रूप से बंगला भाषा में थी। बाद में उन्होंने शिव ने इनका अंग्रेजी में 1912 में अनुवाद किया। और 1913 के अंदर इनको जो एक तरह से विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र के अंदर है, वो प्राप्त करने का वो गौरव प्राप्त हुआ। तो एक प्रकार से जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर का ये मानना था कि जब मुल्क से प्यार का मतलब भक्ति या पवित्र कार्य में बदल जाए तब विनाश निश्चित है। और मैं देश को बचाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसकी पूजा करूँगा, ये मेरा अधिकार है जो देश से भी ज़्यादा बड़ा है। तो एक तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षपाती थे। और उनका मानना था कि जो राष्ट्रीयता के अंदर है वो किसी की जो पूजा पद्धति है वो बाधित नहीं होनी चाहिए, अपितु वो एक हिंदू मुस्लिम दोनों के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना चाहते थे। वो राष्ट्र से ज़्यादा है वो एक प्रकार से है इंसानियत को ज़्यादा महत्व देते थे। और उनका मानना था कि जो मानवता इंसानियत की कीमत पर है वो एक प्रकार से राष्ट्र है, राष्ट्रवाद है उसको वो स्वीकार नहीं करते थे। उनका मानना था कि एक तरह से उन्होंने उस समय है वो राष्ट्रवाद की आलोचना की थी, मतलब उस संकीर्ण राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद, हालांकि राष्ट्रवाद वो उससे बड़ा राष्ट्रवादी है, रविन्द्रनाथ टैगोर से बड़ा राष्ट्रवादी है वो नहीं थे। वो काफ़ी वो वास्तव में राष्ट्रवादी थे। लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है कि जाट पंचम के समय उन्होंने उनके स्वागत के लिए उन्होंने राष्ट्रगान है वो लिखा, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि नहीं, उन्होंने जाट पंचम के लिए वो राष्ट्रगान नहीं लिखा। तो ये उनका ये मानना था कि जैसे विदेशी आक्रमणकारी है, सीतियंस वगैरह हैं, उन्होंने संसाधनों की कमी के कारण से वो एक तरह से लूट मार की और अपने को उन्होंने सही ठहराया। उसी प्रकार जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि तुर्क आए, मुगल्स आए और एक प्रकार से जो मंगोल्स वगैरह आए, जो उन्होंने एक प्रकार से लूटमार की, तो उनको हम महान नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने इंसानियत की कीमत पर है वो उन्होंने अपने देश की जनता उसके लिए उनको लूटा। तो ऐसे राष्ट्रवाद के वो समर्थक नहीं थे जिससे कि मानवता है वो शर्मसार हो, मानवता का हनन हो। वो ऐसे राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे। उनका राष्ट्रवाद है वो किसी जोग्राफिकल सीमा में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, अभी तो वसुधैव कुटुंबकम है उसमें विश्वास करते थे और मानवता को वो ज़्यादा महत्व देते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो एक मानवतावादी थे, अर्थात मानव के उत्थान पे, मानव की समस्याएं हैं उनके समाधान किस प्रकार किया जा सके वो उनकी रचनाओं के अंदर हमें देखने को हमें मिलता है। और इसीलिए वो एक प्रकार से है वो राष्ट्रीयता से ज़्यादा है वो एक प्रकार से मानवता है उसको वो प्रश्रय वो देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के जहाँ तक एक तरह से शिक्षा का जो प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो ऐसी शिक्षा के समर्थक नहीं थे जो कि अंग्रेजी शिक्षा के वो समर्थक नहीं थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा है वो एक प्रकार से रटन विद्या है और वो मनुष्य के जो एक प्रकार से मस्तिष्क है उस पर ज़्यादा प्रभाव डालती है और उस व्यक्ति की जो एक रचनात्मकता और वो उस पर पैदा नहीं होती। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें रचनात्मकता है और उसका व्यक्तित्व का जो विकास हो, उसका नैतिक उत्थान हो। और इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और बाद में वो 1921 के अंदर वो विश्व भारती विश्वविद्यालय के अंदर वो परिवर्तित हो गई। तो उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा उसके अंदर रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक है उस पर बल दिया जाता है, जबकि उसके स्थान पर जो परंपरागत हमारी शिक्षा है, आश्रम पद्धति है, उस पर बल देते थे जिसमें हार्ट है, हेड है और हैंड है।
मस्तिष्क है और हृदय और हाथ की एकरूपता है उस पर बल दिया जाता था। तो एक तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में शिक्षा का समस्त भार है वो मस्तिष्क पर पड़ता है, जबकि जो जो आश्रम व्यवस्था है, जो परंपरागत शिक्षा है, जो प्राकृतिक वातावरण में रह करके है वो शिक्षा दी जाती है, उसकी स्वाभाविकता है, व्यक्ति के स्वाभाविकता को, बालक की स्वाभाविकता को उजागर किया जाता है, उसकी रचनात्मकता है उसको उभारा जाता है, जिसमें हृदय और कर्म के विकास का महत्व दिया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। हालांकि टैगोर की मानते थे कि जो भारतीय संस्कृति है वो धार्मिक संस्थाओं के अंदर विकसित हुई, इसलिए उस पर वेदों, उपनिषदों और महाकाव्यों का काफ़ी प्रभाव है। लेकिन वो एक प्रकार से टैगोर थे वो जो साइंस है उसमें, भारत के अंदर जो साइंस है उसके पिछड़ेपन से परिचित थे। उनका मानना था कि साइंस के विकास के लिए उनको पाश्चात्य जो आदर्श है उनको मानना चाहिए। वो एक प्रकार से दोनों प्रकार की शिक्षा पद्धति के समन्वय के समर्थक थे। एक प्रकार से वो एक संकीर्णता, कट्टरता और रूढ़िवादिता के घोर विरोधी थे। शिक्षा के क्षेत्र में ये नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आदर्श है, जो पाश्चात्य देशों की कुछ अच्छी बातें उनको स्वीकार करना और भारतीय जो आदर्श है उनको भी स्वीकार करना, दोनों के समर्थक थे। और इसी उद्देश्य से उन्होंने 1921 में विश्व भारती संस्था की स्थापना की थी। और गांधी जी ने शिक्षा के इसी पैटर्न से प्रभावित होकर के गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को है वो गुरुदेव की वो उपाधि है वो दी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर है जिसकी गीतांजलि के विषय में हमने जो उसके बारे में हमने चर्चा की कि उन्होंने गीतांजलि है उसकी रचना की। तो गीतांजलि के साथ साथ है रविन्द्रनाथ टैगोर है कि साहित्य के क्षेत्र के अंदर है वो महत्वपूर्ण देन है। उन्होंने अनेक कविताओं की रचना की। जैसे मैंने बताया कि 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कविता लिखनी वो प्रारंभ कर दी थी। उनकी प्रारंभिक कविताओं के अंदर है बनफूल है, कथा हो कहानी है वो प्रमुख है। और इसके अलावा मानसी है, सोनार नारी है, चित्रा है, प्रेम का अभिषेक है, उर्वशी है, स्वर्ग विदाई है, जीवन देवता है, कणिका है, गीति माल्य है, वर्षा मंगल है, ऋतु रंग आदि अनेक कविताएं हैं वो संग्रह इनके प्रकाशित हुए। और जिनका प्रसिद्ध जो काव्य संग्रह वो गीतांजलि है। और उसके गीतांजलि के बाद में उन्होंने शिशु है, भोलानाथ है, महुआ है, आरोग्य आदि कई कविता संग्रह वो प्रकाशित हुए। और गीतांजलि को जैसे मैंने बताया कि आपको इसमें नोबेल पुरस्कार है वो मिला। इसके अलावा एक प्रसिद्ध नाटककार भी थे जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नाटक लिखे वो तत्कालीन जो परिस्थिति और धार्मिक जीवन और मानव जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति उनके नाटकों में देखने को मिलती है। उनके नाटकों के अंदर चांडालिका है, चित्रांगदा है, और नटीर पूजा है, विसर्जन है, डाकघर है, राजा और रक्त है, रक्त करबी है। ये नाटक है वो इनके प्रमुख माने जाते हैं। और इन नाटकों के अंदर जीवन की विभिन्न समस्याओं का जो सुंदर जो विश्लेषण है वो हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर एक उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे। और उन्होंने इन उपन्यासों के अंदर है वो स्त्री पुरुषों के जो मानसिक द्वंद है उनका चित्रण किया है। और एक प्रकार से राष्ट्रीय समस्याओं को भी उपन्यासों के अंदर उन्होंने स्थान दिया है, जिनमें घर बाहिरे है नामक उपन्यास है। उन्होंने राष्ट्रीय समस्याओं का सुंदर चित्रण मिलता है घर बाहिरे के अंदर है। जो गोरा उनका उपन्यास है, एक उसकोटी का उपन्यास है, जिन बंगला साहित्य के अंदर है में नहीं अपितु विश्व साहित्य के अंदर इनकी महान गणना गोरा उपन्यास की जाती है। जो घर बाहिरे है, गोरा है। इसके अलावा करुणा है, भऊ ठकरानी का हार है, राजश्री है, 4 अध्याय है, आँख की किरकरी है, नौका डूबी है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के है वो प्रमुख उपन्यास थे। काबुली वाला है, द होम कमिंग है। जो इस प्रकार से क्या है कि उन्होंने कहानियाँ भी लिखी थी, जिसमें काबुली वाला है, जो द होम कमिंग है वो भी प्रमुख मानी जाती है। तो दर्शन के क्षेत्र में जहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर का जो देन हम मानते हैं या विचार हम मानते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो सच्चित और आनंद के अंदर आनंद को ज़्यादा महत्व देते थे। सत्य शिव सुंदर में सुंदर को ज़्यादा महत्व देते थे। और वो दैतवाद है, अद्वैतवाद है, वो दोनों में विश्वास करते थे और दोनों में सामंजस्य में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि जीवन में सदैव दैतवाद रहता है और जब मृत्यु हो जाती है तो अद्वैत हो जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो एक प्रकार से अनेकता में एकता के समर्थक थे। यूनिटी में डाइवर्सिटी है उसके समर्थक थे। वो एक प्रकार से ब्रह्म के लिए चिन्मय जो पुरुष है उसका इस्तेमाल है वो करते थे। तो एक तरह से क्या है कि उनका दार्शनिक दृष्टिकोण वो भी काफ़ी उदार था, सामंजस्य पे आधारित था। और वो एक प्रकार से जीवन के लिए जो आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक साधना है, उसको एक प्रकार से अनिवार्य मानते थे। उनका मानना था कि आत्मा सत्य है और शरीर, मन और बुद्धि से वो पूर्णतः पृथक है।
और धर्म का चरम लक्ष्य है इस आत्मा को सत्य शिव और आनंद से, सत्य शिव सुंदरम से है वो एकाकार करना है। और वो मानते थे कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सत्य का आचरण करने वाले वो उसकी सत्ता की अनुभूति कर सकते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो सौंदर्य के उपासक भी थे। वो कड़ी और कोहनी नामक जो काव्य है उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक बार कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि मैं सुंदर जगत में मरना नहीं चाहता, मैं तो मनुष्य के बीच जीना चाहता हूँ। अगर मुझे सूर्य की किरणों से और पुष्पों से मंडित वन में जीवित हृदय में स्थान मिल जाए, तो इस प्रकार उसके समर्थक थे। और टैगोर एक प्रकार से जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसी को स्वर्ग मानते थे, वो स्वर्ग से श्रेष्ठ मानते थे। प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति के उपासक थे। और वो पूर्व और पश्चिम के अंदर है वो दोनों सभ्यताओं का समन्वय करने के भी पक्षधर थे। वो एक प्रकार से जो पश्चिम के जो पश्चिम के जो साहित्य के अंदर जो अध्यात्मवाद, जो भारत का जो अध्यात्मवाद है और पाश्चात्य जो भोगवाद है, उसमें एक तरह से समन्वय एक से समर्थक थे। लेकिन जो पाश्चात्य देशों की भोगवाद और शक्ति पूजा है और भौतिकवाद है, उसको वो एक अभिशाप मानते थे। और उनको ये कहते थे कि भारतीयों को पूर्व को कि वो उनसे बचना चाहिए। तो इस प्रकार उनका जो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, जो एक जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तो उनकी जो सोशल जो चिंतन है उनमें बुद्ध की शिक्षाएं है, उपनिषद है, वैष्णव धर्म है, कबीर की शिक्षाओं का काफ़ी प्रभाव दिखा देता है। ब्रह्म समाज का भी प्रभाव दिखा देता है, क्योंकि उनके पिता देवेंद्रनाथ जो ठाकुर है वो ब्रह्म समाज से संबंधित थे। उनका जो एक प्रकार से वो चाहते थे कि मनुष्य के सामाजिक संबंधों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि प्रेम, सामंजस्य और सहानुभूति है, ये महत्वपूर्ण है। प्रेम से ही विश्व का जन्म हुआ है और प्रेम से ही वह जीवित है और प्रेम से ही उसकी गति है। तो एक तरह से प्रेम को ज़्यादा महत्व देते थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर है वो उनका मानना था कि समाज के अंदर अज्ञानता, दरिद्रता और सामाजिक पतन है, राजनीतिक प्राधान्यता से उनको गहरी पीड़ा होती थी और वो उनको मिटाना चाहते थे। तो एक प्रकार से जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो सोशल रिफॉर्मर भी थे। एक प्रकार से वो जो एक प्रकार से सामाजिक जो एक अनटचबिलिटी, जाति प्रथा है, ऊंच नीच की भावना है, अस्पृश्यता है, उसको समाज के लिए कलंक मानते थे। और उनका ये मानना था कि देश तब तक संगठित नहीं हो सकता जबकि अस्पृश्यता है, जात पात है, जैसी बुराइयां हैं उनको दूर नहीं किया जा सके। तो इन बुराइयों को के कारण से उनका रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि भारत की छवि है वो खराब हो रही है। और वो एक प्रकार से स्त्रियों की दुर्दशा से भी वो एक तरह से उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। उनका मानना था कि स्त्रियां हैं वो अपने विकास के लिए पुरुषों पर आश्रित नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को अपने विकास के लिए वो स्वतंत्र है, स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे। और वो ये उनका मानना था कि जो नारियां वो पुरुषों की दासी नहीं है अपितु उसकी पूरक हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि वो एक प्रकार से जो पाश्चात्य और जो भारतीय शिक्षा उसका समन्वय स्थापित करना चाहते थे। और एक प्रकार से पाश्चात्य शिक्षा जो कि एक प्रकार से मस्तिष्क पर हावी थी, परीक्षा पद्धति थी, उस पर वो परीक्षा के पक्षधर नहीं थे। वो ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो रचनात्मकता पैदा करे, व्यक्ति की, बालक की जो सृजनात्मकता उसको उजागर करे, न कि एक प्रकार से मेमोरी बेस्ड शिक्षा के पक्षधर वो नहीं थे। भारतीय संस्कृति के आदर्शों के अंदर है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की गहरी आस्था थी और भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे। और भारतीय संस्कृति का राजदूत भी उन्हें कहा जाता है। वो भारतीय संस्कृति का मानना था कि वो भारतीय संस्कृति है वो अनेक संस्कृतियों का मिलन है और अनेकता में एकता है। उनका विश्वास था कि अनेकता में एकता जो भारतीय संस्कृति की विशेषता, और इसके कारण से भारतीय संस्कृति जीवित है। महान मानवतावादी की हमने चर्चा की। और वो एक तरह से राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता की कीमत पर है, मानवता की कीमत पर राष्ट्रवाद को जिंदा नहीं रखना चाहते थे। तो इस प्रकार हम कहें कि एक तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर है वो एक युग दृष्टा थे और एक प्रकार से भारतीय संस्कृति को विदेशों में प्रसार, पाश्चात्य देशों में प्रसार करने का महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। भारतीय संस्कृति की राजदूत उन्हें हम कह सकते हैं। और साहित्य में हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने लेखनी चलाई। वो एक प्रकार से एक संपूर्ण पुरुष थे। और भारतीय संस्कृति को आज भी शांति निकेतन, विश्व भारती संस्था और उनकी महत्वपूर्ण देन हम कह सकते हैं। उनकी जो साहित्य है उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं, जो कि एक प्रकार से है वो उनका मानना था कि जो यदि ग्रामीण जनता को और उपेक्षित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में नहीं लाया जाए तो समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार वो सामान्य जनता, गरीब किसान उनके समर्थक थे। उनके विचार है वो उच्च थे और वो एक प्रकार से है वो उच्च कुल में जन्म लेने के पश्चात भी है वो उनमें जो सामंती सोच है वो हावी नहीं था। वो एक प्रकार से ग्राउंड टू अर्थ थे
और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के अंदर है, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर है, अपनी जो बौद्धिक क्षमता के द्वारा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने में उनकी महत्वपूर्ण जो योगदान था। लेकिन इस महान विभूति का देह त्याग है वो 7 अगस्त 1941 के अंदर कलकत्ता में हो जाता है। इस प्रकार उनका 8 दशक तक है उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, 8 दशकों तक है। भारतीय सांस्कृतिक जागरण के अंदर है वो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जो कल्चर जो एवेकनिंग है उनके अग्रदूत के रूप के अंदर है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है, उसको याद किया जाएगा। उनकी पहले भी प्रासंगिकता थी, उस समय भी प्रासंगिकता थी और भविष्य में भी उनकी प्रासंगिकता वो रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।